इतनी भयंकर आवाजें हुई। सब लोग कह रहे थे भागो भागो भागो, होटल टूट गया है। कल रात में ऐसा चटाक 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 हुआ तो मेरी बहन के साथ में बोली, पता नहीं क्या ऐसा चटाक चटाक हो रहा है। वहाँ देखा तो अंदर डर लग रहा है, वहाँ जाने का है ही नहीं। हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे साथ ऐसा होगा। हमारे साथ क्या होना, पूरे जोशीमठ के साथ हो गया। इतना भय था कि लोगों ने कहा कि जीवन बच गया, हम सड़क तक आ गए, यही बहुत है। प्रशासन कुछ नहीं सुनता है। मतलब 4-4 हजार रुपए कह रहे कि पकड़ो और किराए पे चले जाओ। पूरा पहले कह रहे कि सील कर दो, कैसे कर देंगे? सो हमारे व्यवस्था करो ना पहले। कोई नुमाइंदा ये नहीं कह रहा है कि एनटीपीसी की वजह से। बर्फ गिरी तो सारे लोग मर जाएंगे जोशीमठ में। सिर्फ हम ही लोग चिल्ला रहे हैं, हमारे चिल्लाने से हमारी कौन सुनता है? कोई सुनने को राजी नहीं है। अभी तक हमारी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। मतलब ये समझ लीजिए कि लोग कोरोना से मरे, हम कोरोना में बच गए, लेकिन आज मर गए। आज हम अपने को जीवित नहीं समझे। ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक शहर जो कि चीन की सीमा से मात्र 100 किलोमीटर पहले है। इस शहर को भारत का आखिरी शहर भी कह सकते हैं और पहला भी। ये शहर धर्म के लिहाज से, आध्यात्म के लिहाज से, सामरिक दृष्टि से और पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर भगवान बद्री विशाल विराजते हैं, तो वहीं थोड़ी दूरी पर सिखों का धर्म स्थान हेमकुंड साहिब है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर वैली ऑफ फ्लावर्स भी है, तो 15 किलोमीटर की दूरी पर औली भी है। इस शहर से होकर के सेना और आईटीबीपी के जवान चीन की सीमा की तरफ जाते हैं और इस शहर में आदि शंकराचार्य ने अपनी ज़िंदगी का सबसे लंबा समय गुजारा था। ये शहर है जोशीमठ और आज ये शहर अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है, क्योंकि इस शहर में धीरे धीरे ज़मीन पर दरारें पड़ रही हैं, मकान टूट रहे हैं और लोग विस्थापित हो रहे हैं। आखिर इस शहर की कहानी क्या है, इस शहर की व्यथा क्या है, ये समझने हम यहाँ पहुँचे हैं और बताते हैं कि आखिर जोशीमठ क्यों ख़त्म हो रहा है। पहले से ही मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट कह रही थी कि भुरभुरे पहाड़ पर आपका ये जोशीमठ बसा हुआ है, नीचे ज़्यादा गतिविधि मत करिए। ज़्यादा गतिविधि आप अगर करेंगे तो आपको बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। आज वो चरितार्थ होता दिखाई दे रहा। डेली सोते ये भूख मारे वो भूख क्यों आ रहे, वो नीचे ब्लास्टिंग कर रहे, मकान हिल रहे, फाट रहे। बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट आ गए, अब बड़ी बड़ी सड़कें बनाना शुरू कर दी और सारा जो बोझ है वो जोशीमठ पे पड़ना शुरू हो गया। ये तो बिल्कुल ही जर्जर कभी भी गिर सकता है। ये तो पूरा लटक गया है। भीतर को आगे, नीचे का हिस्सा बाहर को, यूं इधर को जैसे झुक रहा है ये मकान। तो इस आपदा में हमारा सबसे पहला काम तो यह है कि सभी को हम कैसे सुरक्षित कर पाएं। हम सेक्टर स्तर पर भी जो है इस पर अधिकारी लोगों को नियुक्त कर रहे हैं कि जो प्रत्येक घरों की चिंता करेंगे, प्रत्येक यहाँ के लोगों की चिंता करेंगे। बहुत ठंड का मौसम है और बर्फबारी होने की भी संभावना है, इसलिए सभी को सुरक्षित स्थान मिले, ठंड से बचाव हो, भोजन मिले, उन सब की व्यवस्था में हम लोग लगे हैं। बाकी दीर्घकालिक योजना पर भी काम कर रहे हैं। अगर किसी का स्ट्रक्चर हैज़ बीन फाउंड अनफिट फॉर लिविंग, तो जो हमें कल इंस्ट्रक्शंस मिले हैं उसके हिसाब से वो अगर रेंट पर कहीं रहते हैं, अपनी खुद की व्यवस्था करते हैं, तो 6 मंथ्स तक गवर्नमेंट विल पे देम 4000 रुपीज़ पर मंथ। आज हमारी स्थिति ऐसी हो कि हम घर से बेघर हो गए सर। सब खत्म है आज की डेट में। चमोली जिले के जोशीमठ में जो संकट आज दिखाई दे रहा है वो कोई नया नहीं है। आज से करीब 47 साल पहले सरकार ने गढ़वाल के कमिश्नर मुकेश मिश्रा की अध्यक्षता में मिश्रा कमीशन बनाया था। 1976 में मिश्रा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट देकर कहा कि जोशीमठ एक मोरेन पर बसा हुआ शहर है। मोरेन यानी ग्लेशियर के ऊपर जो मिट्टी होती है वो ग्लेशियर के पिघलने के बाद जमती जाती है और जमते जमते सदियों के बाद एक पहाड़ का रूप ले लेती है और उसी पहाड़ के ऊपर ये जोशीमठ बसा है। तब मिश्रा कमीशन ने कहा था कि इस शहर को बचाना है तो यहाँ पर बड़े कंस्ट्रक्शन नहीं होने चाहिए, इस शहर में कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट शुरू नहीं करने चाहिए। लेकिन साल बीते, सरकारों की उदासीनता दिखाई देती गई और शहर बड़ा होता गया, आबादी बढ़ती गई, प्रोजेक्ट की शुरुआत होती गई और धीरे धीरे नतीजा ये है कि यह शहर दरकने लगा है, चिटकने लगा है और अब
यहाँ पर लोग अपने घरों से विस्थापित होने को मजबूर हैं। मिश्रा कमीशन ने 1976 में ये बात बता दी थी, लेकिन तब से लेकर आज तक तमाम सरकारों ने अगर ध्यान दिया होता, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार थी या फिर 2000 में बनने के बाद उत्तरांचल और उत्तराखंड की सरकार, किसी ने शायद ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से आज इस शहर पर एक ऐसा संकट है जो कि इस शहर को खत्म कर सकता है। संवेदनशीलता तो पहले से बनी हुई थी, कभी कभी बीच में चिंता के कारण उभरते थे, फिर कुछ समय कुछ उपाय करने के बाद लगता था कि चीज़ें चल जाएंगी आगे, मगर इस बार जिस तरीके के हालात दिखाई दे रहे उससे तो जोशीमठ के अस्तित्व के लिए भी गंभीर खतरा हो गया। जो रहने वाले लोग हैं उनके अस्तित्व के लिए तो खतरा है ही है। सबको मालूम है इतने संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इतने बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट इधर बनाए हैं, तो आखिर ये पहाड़ जो है कितना सहन किया होगा जब उसको लगातार हमने छेड़ा है, तो उसकी संवेदनशीलता ज़रा सा जगी है, तो उसका परिणाम आज हमको ये भुगतने को मिल रहा है कि अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है जोशीमठ का। एक सवाल आपके जहन में आता होगा कि जोशीमठ इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसका जवाब ये है कि धर्म, आध्यात्म, पर्यटन और सामरिक दृष्टि से इस जगह की महत्ता है। लेकिन इस शहर पर जो संकट आया है, उस संकट को लेकर के एक आंदोलन चल रहा है जिसका नाम है जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति, और उस समिति के संयोजक अतुल सती ने क्या कहा, ज़रा उन्हें सुनिए। अब यहाँ जो हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ जो है पिछले 14 महीनों से ज़मीन दरक रही है, धंस रही है, भू धसाव हो रहा है, और उसकी वजह से लोगों के घर मकानों में दरारें आ रही हैं। 2021 नवंबर की 16 तारीख को हम लोगों ने पहला प्रदर्शन किया। नवंबर की शुरुआत में लोगों के घरों में दरारें आने लगी, और तब से लेकर के अब तक हम लगातार इस सवाल को उठाते रहे हैं, बोलते रहे, और पिछले 1 महीने में तो यह प्रक्रिया, यह फिनोमिना बढ़ा है, जटिल हुआ है, गंभीर हुआ है, और पिछले हफ्ते भर में तो जोशीमठ की जगह जगह से पानी का रिसाव शुरू हो गया है। और इसकी वजह, जहाँ तक सवाल है, तो वजह है तपोवन विष्णु घाट परियोजना है, उसकी जो सुरंग है जो जोशीमठ नगर के नीचे से गुजर रही है, वह मुख्य वजह है। उसके अलावा भूवैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि ये नगर जो है भूस्खलन के एक मलबे पर है, इसलिए यहाँ जितने भारी निर्माण कार्य होंगे वो इस नगर के अस्तित्व के लिए खतरा है। लेकिन उन चेतावनियों के बावजूद यहाँ वो कार्य होते रहे, चाहे जयप्रकाश कंपनी की परियोजना हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, बेतरतीब निर्माण हो, इन सब ने इस नगर को ध्वस्त होने में और ज़्यादा योगदान दिया है। 28 के बाद 31 और 1 तारीख और 2 तारीख को इतनी भयंकर आवाजें हुई। सब लोग कह रहे थे भागो भागो भागो, होटल टूट गया है। परसों गई मैं नीचे, वहाँ देखा तो अंदर डर लग रहा है, वहाँ जाने का है ही नहीं। पूरा मकान छोड़ दिया, इधर वाला कमरा पूरा दरवाजे नहीं लग रहे, वो पूरा फट फुट करके उसका बर्बाद हो गया। इतना भय था कि लोगों ने कहा कि जीवन बच गया, हम सड़क तक आ गए, यही बहुत है। मतलब इतना भय था जिसकी कोई सीमा ही नहीं कह सकते। लोगों के चेहरे पढ़ने लायक थे, देखने लायक थे कि क्या स्थिति हो गई। डर लग रहा है, रात 1 बजे से ऐसे सोए नहीं हम। अब सारी जगह हो गया, तो यहाँ पर भी क्या है, इसमें भी कोई वो थोड़ी है कि ये मकान सेफ रहेगा, ये मकान भी सेफ थोड़ी रहेगा। क्या जब ये उधर से हो गया, इधर से हो गया, यहाँ पर क्या है, कभी भी ये भी चटक सकता है। ये 2021 में आपको पता होगा कि ये तपोवन में ये जो बादल फटा था, तो उसका पानी सारा इस टनल के अंदर रुका हुआ था, और वो रुका हुआ उस पानी को निकालने के लिए और वो मशीन को निकालने के लिए NTPC रात के हम लोग सब सोए हुए हैं, रात के 1 बजे से 2 बजे के बीच भयंकर विस्फोट कर रही थी, और उस विस्फोट के कारण आज हम लोग सड़क पे, कहीं कुछ नहीं है। दरअसल जोशीमठ शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित तपोवन में NTPC के एक पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा है।
इस पावर प्रोजेक्ट का नाम है तपोवन विष्णुगाड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और ये 520 मेगावाट बिजली बनाने के लिए काम शुरू किया गया था और लगभग 20 साल से ये काम चल रहा है। अब अगर बात करें इस काम की टेक्निकलिटी की तो एनटीपीसी को जो पानी धौलीगंगा का है उसको नीचे ले जाने के लिए एक टनल की ज़रूरत थी और ये टनल लगभग 12 किलोमीटर लंबी है। अब इस टनल को बनाने के लिए एक तरफ से 2 किलोमीटर की खुदाई हो गई और दूसरी तरफ से 6 किलोमीटर की खुदाई हुई, यानी 12 में से 8 किलोमीटर की खुदाई हो गई, लेकिन बीच का जो 4 किलोमीटर का हिस्सा है ये अभी खुदना बाकी है। अब एनटीपीसी ने एक टनल बोरिंग मशीन लगाई जिसको टीबीएम कहते हैं। दावा ये है कि ये टीबीएम मशीन जो खुदाई के दौरान टनल के अंदर फंस गई और उस मशीन को निकालने के लिए कुछ दिन पहले एक ब्लास्ट किया गया। अब इस ब्लास्ट की वजह से स्थानीय लोगों का दावा है कि मशीन नहीं निकली और जो मिट्टी है वो दरकनी शुरू हो गई। दावा ये भी है कि पिछले साल जो बादल फटा था उस बादल फटने की घटना में जो पानी टनल के अंदर था वो ब्लास्ट की वजह से जो दरारें आई उन दरारों के ज़रिए मिट्टी को गीला करके नम करके शहर को धंसाने की एक बड़ी वजह है। परसों आपदा प्रबंधन सचिव आए थे, उनके पास तो रिपोर्ट होगी, तो उन्होंने कहा वो पानी ठीक इसी के नीचे जा रहा है और मारवाड़ी में निकल रहा इतना मोटा पानी है। आप देखेंगे इतना काला पानी और रेत कहाँ से आया? ज़मीन के अंदर तो मिट्टी होगी ना, रेत और पानी और काला पानी ये सब वहाँ निकल रहा है। उस दिन से ही ज़्यादा त्रासदी हुई। लोगों का कहना ये है कि एनटीपीसी की एक मशीन जिसको टनल बोरिंग मशीन कहते हैं वो मशीन टनल में फंसी हुई थी और उसको निकालने के लिए ब्लास्ट किया गया। साथ ही एक आरोप ये भी है कि पिछले साल जब तपोवन इलाका जो कि जोशीमठ से 13 किलोमीटर दूर है वहाँ पर एक बादल फटा था। बादल फटने के बाद जो निर्माण हो रहा है टनल का वहाँ पर वो बादल फटने का पानी गया और वो पानी रिस कर ये जो मिट्टी वाले पहाड़ हैं इसको धंसाता गया। अब आरोप के पीछे क्या सच्चाई है ये तो नहीं जानते, लेकिन असर क्या है ज़रा इन तस्वीरों में समझिए। देखिए ये जेपी के 400 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट का दफ्तर है और वहाँ पर पहाड़ के बगल में इस तरह से ये जो दीवार है ये टूट गई जिसको रिपेयर करने का काम फ़िलहाल चल रहा है और इसके साथ साथ तमाम ऐसी और इमारतें हैं जो कि टूटी हैं उनको भी रिपेयर करने का काम हो रहा है। और सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि तमाम सड़कें भी टूटी हैं और जो लोगों का आरोप है उसके पीछे दावा इसलिए भी बहुत मजबूत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो टनल बन रही है वहाँ बादल फटने के बाद पानी अंदर चला गया, वो पानी फंसा रहा और जब ब्लास्ट के बाद वो पानी निकल रहा है। अब पानी निकल कहाँ से रहा है? इस तरीके से पानी निकल रहा है। आप देखिए कि लगातार इस जगह पर कई दिनों से तेज़ धार में पानी निकल रहा है और लोगों का दावा ये भी है कि इस पानी में सिल्ट और बालू है। तो अब पहाड़ में सिल्ट और बालू जो है वो कहाँ से आया? इन्हीं सवालों के साथ लोग दावा एनटीपीसी पर ठोक रहे हैं और एनटीपीसी ने लोगों के दावों को खारिज किया है और ये कहा है कि उन्होंने कोई ऐसा ब्लास्ट नहीं किया जिसकी वजह से ये सारी दिक्कत आई है। लेकिन लोगों में नाराज़गी बढ़ती ही जा रही है और नाराज़गी का आलम क्या है ज़रा इन लोगों की बातों को सुनिए। हमें तो बहुत परेशानी है, सारा टूट के नीचे धसक रहा हो, पूरा ऊपर कम नीचे पूरा ज़मीन जा रही। कैसे रहेंगे हम लोग? बोल रहे कि जाओ, कहाँ जाना? हमने इतने सालों की मेहनत सब उन मकानों पे लगा रखी। अब देखो बड़ी समस्या हो गई, हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ? रोड में बैठ रहे दिन रात, रोड में नगर पालिका में जाओ बोल रहे, गायों की तरह रह रखे वहाँ। अब गांव तो क्यों छोड़ना? कहीं देगा सरकार 2 कमरे का ठाट बना देगा, वो कर एक हट में तो हमारा पूरा सामान ही नहीं आएगा। बहू है, नाती पोते हैं, बुढ़ा बुढ़ी है, तो गाय बकरी के जैसे थोड़ी रहेंगे हम एक एक कमरे में। अभी कोई आ रहा कुछ करते नहीं है, खाली ऐसे ही बकवास करते हैं, फालतू बकवास। हाँ इस्तेमाल कर रहे खाली। अभी आता तभी देते, अभी वहाँ देता, अभी उस मकान में रहो। अभी कहाँ जाना हम लोगों ने? नीचे हमारी मकान है, मेरे पापा नहीं है, मम्मी है, दिन में कोई नहीं रहता, हम भाई बहनों के साथ हम अकेले रहते हैं। हमें खतरा है दिन रात के लिए और ना ही हमारी व्यवस्था नगर पालिका में की गई है, ना ही गुरुद्वारा में की, जहाँ जहाँ लोगों को भेज रहे हैं। हमें अभी तक कहीं भी कुछ भी नहीं। वार्ड मेंबर भी हमारा साथ नहीं दे रही है, वार्ड मेंबर भी हमारे साथ खड़ी नहीं थी। हमने शासन के लोग आपसे मिलने नहीं आए? कोई मिलने नहीं आए, सिर्फ आए एक ही बार आए थे, उन्होंने नाम लिखा, उसके बाद उनकी तरफ से इधर लोग कोई मरे कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है हम लोगों से कि हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अभी हम छावनी बाजार का नाम ही लेने के लिए तैयार नहीं है। हम अभी इसीलिए बैठे थे यहाँ पर क्योंकि यहाँ सड़क पे हम यहीं पे हमारे लिए मतलब 4-4 हज़ार रुपये कह रहे हैं कि पकड़ो और किराए पे चले जाओ। वार्ड मेंबर आई और चोरी चुपके यहाँ पर हमसे पर्चा भरवा रही थी और यहाँ पर उन्होंने सीज करना शुरू कर दिया हमारा घर। तब तक हम यहाँ नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन हम तब तक यहाँ सामान नीचे था, हमारे छोटे छोटे भाई बहन नीचे
लेकिन सरकार हमारी सुनने के लिए तैयार ही, जब हम रोए बैठे, अभी भी सरकार ने सिर्फ बोला है, हमारे लिए कुछ किया नहीं है। जोशीमठ में ही शंकराचार्य का आश्रम है और इस आश्रम के मुखिया और वर्तमान में ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट में जोशीमठ को लेकर एक याचिका डाली है। इस याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 16 जनवरी को होनी है। सुनवाई से पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने क्या कहा, उन्हें भी सुनिए। देखिए, हमने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली है वो इसलिए डाली है कि हम चाहते हैं कि एक अच्छा निर्देशन सुप्रीम कोर्ट की ओर से हमको, यहाँ की सरकार को और एजेंसियों को मिल जाए, ताकि वो ज्योतिर्मठ की जो आपदा अवश्यंभावी हो गई है इस समय, उसके लिए अनदेखी न कर सकें। देखिए, हम कहते हैं कि एनटीपीसी से हमारा कोई द्वेष नहीं है, देश की सेवा में ही वो कंपनी भी लगी है, हमारी कंपनी है वो। आप बताइए, असेसमेंट अगर किया जाए तो ये जोशीमठ कीमती है, ये धरोहरें हमारी कीमती हैं, ये आस्था हमारी कीमती है कि वो प्रोजेक्ट हमारे लिए कीमती है। एक तरफ लोगों के आशियाने टूट रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके सपने, और इस टूटते हुए सपने और आशियाने के बीच लोगों में नाराजगी है। हमारे 2-2, 3-3 किराएदार थे, थोड़ा बहुत अपना किराए का हो जाता था, थोड़ा बहुत बुढ़ा का हो जाता था, तो हमको इतना प्रॉब्लम नहीं होती थी। और अब क्या होना, अब तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम ही लोग चिल्ला रहे हैं। हमारे चिल्लाने से हमारी कौन सुनता है? कोई सुनने को राजी नहीं है। मतलब ये समझ लीजिए कि लोग कोरोना से मरे, हम कोरोना में बच गए, लेकिन आज मर गए। आज हम अपने को जीवित नहीं समझे। फिलहाल जोशीमठ में मुख्यमंत्री भी हैं और तमाम बड़े अधिकारी भी। इंतज़ार है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का, जब कोर्ट कोई बड़ा फैसला देती है। इस बीच में एक बड़ा सवाल ये कि आखिर ये जो लोगों का क्रंदन है, लोगों का दुख है, ये दुख वर्तमान का है या भविष्य का? ये सवाल इसलिए क्योंकि भविष्य में अगर हम नहीं सुधरे तो शायद ये पहाड़ नहीं बचेंगे और हम अपने पहाड़ों को और प्रकृति को बचाने में असमर्थ होंगे। फिलहाल इसी सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं।